हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, यह है अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पूरा अच्छे से हमने खत्म कर दिया है। जो जो उसमें टॉपिक हमको सीखने थे, सब जो जरूरत है हमको वो सब हमने खत्म कर दिया है। और सेकंड लेक्चर में हमने कुछ डिफिनीशंस वगैरह पढ़े हुए थे। और आज से जो क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, आज से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग को सॉल्व करना है। इसके लिए आप लोग को जरूरत होगी एक कैलकुलेटर की, कैलसी। और डिप्लोमा लेवल के लिए ये 82 ms का कैलकुलेटर अलाउ होता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये है कैलकुलेटर हमारा, ये सबको लेना अनिवार्य है क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए। देखिए कैलकुलेटर दिख रहा होगा, ये है कैलकुलेटर। ये देखिए हमारा जो है 100 ms का है, 82 ms तक अलाउ रहता है एग्जामिनेशंस में। इसको एग्जामिनेशंस में लेके बैठ सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो आइए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमको पढ़ना है बलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हमको सीखने हैं 3 रूल: बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, और बलों का बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो एक एक करके सबको सीखते हैं। तो पहले ये सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बलों का संयोजन। ये सब जो नियम है ये किस लिए अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, किसी बॉडी पर अगर 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, तो उन सबका रिजल्टेंट, मतलब उन सबका, जिसे अगर लोकल लैंग्वेज में समझे तो किसी बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो उसके जगह पे कोई एक बल अगर हम लगा रहे हैं, उन सबका मान के बराबर जो इकलौता बल होगा ना, वही हम लोग निकालना होगा। तो ये देखिए, कब ये अप्लाई करते हैं, कब ये और कब ये। आज के लेक्चर में बस हमको ये सीखेंगे और इस पर 3-4 न्यूमेरिकल लगाएंगे। इससे हम लोग का एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, कल के लेक्चर में आपको ये कवर कर देंगे और ये कवर कर देंगे, बलों का त्रिभुज नियम और बलों का बहुभुज नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। आइए सीखते हैं हम बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि 2 बल एक साथ एक बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि उनका, देखिए, कि उनका उन बलों का परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित की जा सके। जैसे देखिए, एक बिंदु पर 2 बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, मतलब एक बल ये कार्य कर रहा है, एक बल ये कार्य कर रहा है, कि इसके परिमाण और दिशा से, इसका दिशा ये है, इसका दिशा ये है, इसका परिमाण कुछ होगा, इसका परिमाण कुछ होगा और होगा, तो या बराबर ये सब कंडीशंस है, हम उस सबको पढ़ेंगे। बट ये देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं का निर्माण कर रही है। जैसे एक समांतर चतुर्भुज ये हमारा है, अगर इसकी 2 आसन्न भुजाओं का निर्माण कर रही है, ये परिमाण और दिशा में, ठीक है ना। तो एक ये है, एक ये, मतलब ये फोर्स हमारा P1 है और ये फोर्स क्या है, P2 है। तो इन दोनों का परिणामी, मतलब रिजल्टेंट इन लोगों का क्या होगा, कि समांतर चतुर्भुज का जो निर्माण कर रही है ना, तो इसका जो विकर्ण होगा, इसका डायगोनल, ये डायगोनल जो ये विकर्ण है, यही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। क्लियर? अगर बोला ये है इसमें कि अगर यदि 2 बल एक साथ एक बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, 2 बल P1 P2 एक बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि उन बलों का परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जा सके। तो 2 आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किए हैं, तो समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किए हैं दोनों बलों से। तो देखिए, इसका परिणामी बल परिमाण और दिशा में, इसका परिणामी बल इसका डायगोनल होता है, विकर्ण से प्रदर्शित करते हैं, तो हम रिजल्टेंट। अब सीखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका P1 ये है, ये P2 है, तो R का मान ये तो हो गया, ये हमें नियम बता रहा है, नियम के अकॉर्डिंग तो हो गया कि ये रिजल्टेंट है। बट इसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो आइए उसको सीखते हैं। इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं R वेक्टर का। और ये भी हमसे पूछ देगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, जैसे मतलब अगर ये, इसको अब रियल लाइफ में समझिए, रियल लाइफ में क्या होता है। ये जैसे कोई बॉडी है, जैसे यही है, चलिए पॉइंट इसे बॉडी पे किसी ने दिखा सकते हैं। अगर इसको रस्सी पकड़ के इधर हम खींच रहे हैं और इधर रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये आखिर रिजल्टेंट मतलब यही होता है कि अगर इधर से खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, तो आखिर ये जाए कहाँ। इसमें अगर हम जो समांतर चतुर्भुज में ना बस 2 बल ही जब किसी बॉडी पे लगते हैं तो उसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ओके, त्रिभुज में है, त्रिभुज नियम में 3 बल
इसके बाद पॉलीगॉन वाले में बहुत सारे, ये सब हमको पढ़ने हैं कल के लेक्चर में। आज हमको ये देखना है, अगर दो बल मान लीजिए इसको इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो दो बल होगा, एक P1 P2, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो डायरेक्शन बताएगा, वो हमारा उसका एंगल रहेगा। एंगल ये बताएगा कि ये कितने डिग्री की इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और हम इसका रिजल्टेंट, इसका मान बताएंगे। अगर 2 न्यूटन, ये 4 न्यूटन है, और इसके बीच तो इसका ये बताना रहेगा कि ये कितने न्यूटन फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है। ओके, इसे अगर यहाँ कुछ लगाएंगे बल, इधर कुछ लगाएंगे, यहाँ बोलेंगे 2 लगा रहे हैं, इधर 4 लगा रहे हैं, तो ये कितने बल से ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो बल जो निकाले हैं कितने बल से जा रहा है, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मान आएगा। जो रिजल्टेंट आएगा उसका मान आएगा, और जो ये दिखाया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारा निकलेगा एंगल। तो मतलब ये अगर हम ये एंगल निकालेंगे, ये तो बताया कितने एंगल पे जा रहा है। ओके, इस जिस पहले फोर्स से कितने डिग्री एंगल बना के जा रहा है, और ये हमें रिजल्टेंट का जो मान आएगा हमें ये दिखाएगा कि कितने फोर्स से उस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो इसको निकालना है, तो आइए इसको सीखते हैं कैसे निकाला जाए। ओके, तो इसको हम डिफिनीशंस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, हो गया होगा। अब देखिए, इसको इरेज करके हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर का मान निकालना सीख रहे हैं। ओके, आइए हम रिजल्टेंट वेक्टर का मान निकालना सीखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा और उसका किस डायरेक्शन में आएगा, उसको भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, हमारा जो फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का था। 2 फोर्स थे हमारे, ये P1 था, ये P2 था। हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, मतलब इसके ये पैरेललोग्राम का है, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका डायगोनल जो होता है क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये डायगोनल। तो इसी का मान हमको निकालना सीखना था। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए, और ये भी हमें सीखना था ये कितने डिग्री ये बना रहा है। मान लेते हैं इन जो दोनों बल हैं, मान लेते हैं ये दोनों बल के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। मतलब ये हमारा कितना है, थीटा डिग्री। अब इसका मान है, इसका कंडीशन भी पढ़ेंगे, और थीटा का मान 0 होगा तब वो क्या होगा, 90 होगा तब क्या होगा, इस तरह के उस कंडीशन हम लोग को पढ़ने होंगे। तो देखिए, तो मान लेते हैं इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ओके, चलिए, जो दोनों फोर्स है P1 P2 है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब इसके ये जो बेस वाला है ना, इसको हम इन बढ़ा के इसके परपेंडिकुलर लाते हैं, जहाँ पे ये खत्म हुआ इसके परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हैं इस पे। क्लियर, ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करते हैं, इसको बढ़ा के इससे परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करते हैं। P1 मतलब एक जो फोर्स है उस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब जरा ये सोचिए, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए, ये फोर्स क्या है हमारा, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये P2 है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में, उसी साइज का है, उसी परिमाण का है, उसी डायरेक्शन में होता है। ये भी क्या होगा हमारा P2, ये क्या होगा हमारा, ये P2 है, तो ये भी क्या होगा हमारा P2 ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। अब देखिए, तो इसका मान, अब इसका इन सब का मान निकालना हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा थीटा है ना, तो इन दोनों में रिलेशन हमको चाहिए। इन दोनों में रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, ये क्या हमारा, ये थीटा है, तो ये इसका क्या ये इसको क्या बोला जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का ये सब अगर रिलेशन नहीं आता है तो हमने उसके लिए वीडियो एक बना चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट ही बनाया हूँ, बस उसको आप देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से वाले में होते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये कितने में होंगे, ये होंगे हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये ही है, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, P2 है। तो इस परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर का मान कितना होगा, H साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, H का मान है पता है, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, P2, तो क्या होगा P2 साइन थीटा। ओके, तो इसका मान हम निकाल दिए हैं, इसका मान कितना है हमारा P2 साइन थीटा। क्लियर, अब इसका मान निकालना है। तो ये देखिए, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये बेस अपान में हाइपोटेन्यूज कितना है,
हाइपोटेनियस, ये एच हाइपोटेनियस को लिखते हैं, तो बी इक्वल टू क्या होगा हमारा एच कॉस थीटा। तो बी क्या है हमारा, बी का मान कितना है, एच का मान हमारा पता है P2 ही है, तो P2 कॉस थीटा। तो ये मान हम लिख सकते हैं, क्या हमारा मान आया है P2 कॉस थीटा। ये क्या है P2 साइन थीटा, ये वैल्यू आया है, और इसका वैल्यू कितना है P2 कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है, और ये हमें निकालना है इसका, हमें इसका मान चाहिए ना। चलिए सबका पहले नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है, डी, और ये पॉइंट ई मान लेते हैं। ओके, अब क्या किए हम लोग, अब देखिए अब हमें इसका अब आते हैं इन त्रिभुज ए सी ई में, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई में, ए ई सी राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में देखिए क्या है, इसमें क्या है, और हमें इसका मान चाहिए, ये हमारा रिजल्टेंट जो था, रिजल्टेंट हमारा ये ना है, ये क्या है हमारा डायगोनल रिजल्टेंट, इसी का मान तो हमको चाहिए। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान के लिए हमें फार्मूला पता है कुछ, क्या जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। ये क्या हमारा हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, तो इन सब का रिलेशन कुछ होता है, हाँ होता है। पाइथागोरस थ्योरम में ये रिलेशन होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें इस ट्रायंगल ए ई सी में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है P2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये हमारा, ये देखिए अब ये बेस क्या है, बेस हमारा ये पूरा बेस है ना, तो ये वैल्यू हमारा P1 है, और ये क्या है P1 cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं P1 प्लस P2 cos थीटा, क्लियर, इसका स्क्वायर समझ में आया। AC हमारा क्या है रिजल्टेंट, R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो क्या होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, तो प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ओके, अब देखिए R स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, देखिए इसमें और इसमें P2 स्क्वायर कॉमन है, इसको P2 स्क्वायर को अच्छे से लिख देते हैं, P2 स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। इसके बाद देखिए R स्क्वायर इक्वल टू, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या होगा इसका वैल्यू 1 कैसे मल्टीप्लाई करना, तो सेम यही चीज बनेगा। तो हमारा ये क्या बनेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू मतलब अब ये क्या होगा हमारा 2P1 P2 कॉस थीटा। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट में स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, क्लियर। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर पूछेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, P1 रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारा है, रिजल्टेंट कैसे क्या है हमारा अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा रिजल्टेंट। अब हमसे पूछ देगा इसके बीच का एंगल बताइए, ये तो हम इरेज कर दे रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए इसमें हमारा जहाँ पे क्या है R क्या हमारा जो रिजल्टेंट है वो है, P1 क्या है पहला वाला फोर्स है, P2 क्या है सेकेंड फोर्स है, और ये थीटा क्या है ये जो cos थीटा है, तो थीटा क्या है इन दोनों जो हमारे फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का एंगल है, जैसे ये पहला फोर्स है दूसरा, इन दोनों के बीच का कोण जो होता है वही क्या हमारा थीटा है।
अब आते हैं हम लोग इसका, अब ये पता करेंगे कि रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर, रिजल्टेंट जो है ये कितने डिग्री पे है, मतलब ये तो इसके बीच का थीटा है, तो ये रिजल्टेंट किसी एक फोर्स से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए देखिए, अब ये इसका एंगल हमें मान लेते हैं, इसका एंगल रिजल्टेंट का एंगल क्या है हमारा, अल्फा है। ओके, ये क्या हमारा अल्फा है। अब देखिए, तो ये हमें पता है, ये पता है और ये पता है और ये पता है, तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो इन सब में मतलब ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का कुछ रिलेशन हम लोग को पता है क्या, हाँ पता है, कौन सा होता है, tan वाला। तो देखिए अब आते इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल AEC में ही, AEC में ही देखते हैं। तो मैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। अब इसमें आ रहा है ना tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, P परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है, ये है, तो मतलब यही tan अल्फा है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा P2, चल भाई P2 साइन थीटा अपान में P1 प्लस, देखिए ये पूरा बेस है ना, तो P1 प्लस P2 कॉस थीटा, P2 कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू निकालना रहेगा, तो क्या होगा, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू किधर लिख दें, चलिए इधर लिख देते हैं। इसके बाद अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स, क्योंकि ये tan अल्फा है, अल्फा इधर आएगा tan, तो tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स कितना बचा हमारा, P2 साइन थीटा अपान में P1 प्लस P2 साइन कॉस थीटा, P1 प्लस P2 कॉस थीटा। ये हुआ हमारा इसके बीच का एंगल, दोनों फोर्सेस जो है उनके बीच का एंगल। क्लियर, देखिए इसको कैसे निकाले हैं हम लोग, इसके बीच का एंगल कैसे निकाले हैं, तो वही उसी ट्रायंगल को लिए हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है हम लोग, एंगल निकालने के लिए, ये एंगल के लिए हमें रिलेशन, जो हमें वैल्यू पता है, हमें ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर इसका है P2 साइन थीटा अपान में बेस क्या है, P1 प्लस P2 कॉस थीटा, बस इसके अपान में इसको कर दिए, बस सिंपल सा हमारा आ गया। और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो था समथिंग वही हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला ये निकल, इसके बीच का एंगल निकालना होगा, दोनों बलों के बीच का कोण निकालना, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होगा, तो डायरेक्शन पूछ देगा रिजल्टेंट का, तो हम क्या निकालेंगे, इस फार्मूले पे रख के निकाल देंगे। और अगर इसका हमें रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू पूछ देगा कि रिजल्टेंट कितना आ रहा है, तो उसको हम इस फार्मूले से लगा देंगे, r इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। ओके, ये दोनों फार्मूले जो हैं इसको नोट कर लीजिए, अब इस पे कुछ कंडीशंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइए इसको देखते हैं, कुछ कंडीशंस, इन सबको इरेज कर देते हैं। ओके, अब इन सब के कुछ कंडीशंस हम लोग को पढ़ने हैं। जैसे अगर आपके अब भी अगर सोच रहे हैं, अगर जैसे दो इसको रियलिटी में अगर फील करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या करना होगा, अगर ये बल है, अगर ये फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर इसी को आप सोचेंगे कि अगर दोनों एक साथ पकड़ खींच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस पे न लगा के ये भी इधर से दूसरा का बल भी से ही लगा खींच रहे हैं, तो आपको इसे समझ में आना चाहिए। अगर इसका मतलब उसके बीच का कोण कितना होगा, 0, मतलब अगर 0 डिग्री का कंडीशन होगा, क्या होगा, तो आपके दिमाग में खुद ही बन जाता होगा फिगर, तो आपको समझ में आ जाएगा पहले ही ऐसे ही कि अगर दोनों को एक साथ पकड़ खींच रहे हैं, मतलब दोनों बल क्या है हमारे एक ही साथ खींचेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल स्पीड से आएगा। समझ में आ रहा है ना, जो आएगा जो हमारा रिजल्टेंट उसका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा उसका जो दोनों फोर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। अगर मतलब 2 न्यूटन से खींच रहे हैं, दूसरा 5 न्यूटन से, तो 7 न्यूटन से हमारा आएगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है खींच के 7 न्यूटन के फोर्स से आएगा। तो बस, और उसके बीच का बोलेंगे कि एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट और फोर्स का के बीच का एंगल भी कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो तो उसी में आ रहा है ना, मतलब उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हमको ये बोल देगा कि जरा उसका प्रूविंग कीजिए, जरा बताइए कि आखिर ऐसा रियलिटी में भी है या बस मतलब ऐसा प्रूविंग भी है या बस ऐसे ही है, तो कहेंगे नहीं, हम इसको प्रूव भी करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे देखिए इससे भी हम रिजल्टेंट का वैल्यू हम बोले ना, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, डबल। देखिए मतलब ये दोनों बल को डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, ये थीटा उटा लगा है, कॉस थीटा लगा है, साइन थीटा लेके लगा है, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, जो रियलिटी में होता है वही इसमें भी होगा। देखिए
जैसे अगर थीटा का वैल्यू कितना होगा, मतलब जब दोनों बल को क्या कर रहे हैं, एक साथ खींच रहे हैं, दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक ही जगह लगा के खींच रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो रिजल्टेंट का मान, पहला कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, आर इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0। और आपको पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू कितना है, 0, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर इन सब में आपको कुछ डाउट हो तो हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब उसको जाके जरूर से देख लीजिए, मान कर भूलेंगे नहीं आप। ओके, तो आर का वैल्यू कैसे, आर का वैल्यू कितना है, अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 का थीटा का वैल्यू का 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया। अब ये क्या है हमारा आर इक्वल टू, अब देखिए आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस टाइप का कुछ बना गया, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बनेगा, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर लगा रहा था, इसका मतलब क्या होता है, रूट हमारा हट जाता है। आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, P1 प्लस P2, दिखाई दिया आपको, क्या है जो रिजल्टेंट क्या है, दोनों बलों का एडिशन आ जाएगा, और बोल देंगे इसके बीच का एंगल कितना, आपको समझ में आ रहा था, ऐसे आइडिया भी लग रहा था, वो क्या होगा, इसके बीच का एंगल 0 होगा। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कितना, अगर आपको इसे और इमेजिनेशन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसको करते हैं हम, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स फार्मूला जो होता है, tan इनवर्स P2 साइन थीटा अपान में P1 प्लस P2 कॉस थीटा। जब थीटा का इक्वल टू, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स P2 जो भी रहेगा उससे हमें नहीं मिला, साइन थीटा, साइन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसमें 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में P1 प्लस P2 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1 कर दें तो यही आएगा। अब देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स इसका 0 अपान में समथिंग कुछ भी आएगा, P1 प्लस P2 ही है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0। अब tan किसका वैल्यू 0 होता है, तो tan 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री। समझ में आया, तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर देखिए अब कुछ आइडिया लगा लेते हैं, उसका डेरिवेशन भी आप इसी तरह कर सकते हैं, कुछ कंडीशन कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम कर के एक आधा और बताते हैं, बाकी कुछ कंडीशंस आप खुद से निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए, और ये बोलेगा कि एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स डायरेक्ट परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, एक मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे हमारा एक इधर लगा रहे हैं, एक डायरेक्ट इसकी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसे खींच रहे हैं, एक ऐसे खींच रहे हैं। जब दोनों साइड से खींचेंगे तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब दोनों फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इसकी कुछ बीच में इस टाइप का आएगा, इसके बीच में कुछ एंगल आएगा। अब ये डिपेंड ये करेगा कि ये फोर्स किस टाइप के हैं, और दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे, अगर दोनों फोर्स ऐसे खींच रहे हैं, अगर 10 न्यूटन इधर भी लगा रहे हैं, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन इधर भी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्स जब बराबर लगा रहे हैं और एकदम 90 डिग्री पे, इसका मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पे निकलता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया नहीं है, तो ये भी कंडीशन होगा, जब दोनों बल बराबर हों तब क्या होगा, जब दोनों एक बल दूसरे का दुगुना हो तब क्या होगा, और उसके बीच का एंगल दे देगा कि हमको इतने एंगल है, और मतलब कुछ क्वेश्चन हमको मिलेंगे, हम लोग उसको भी करके हम लोग सीख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक परपेंडिकुलर कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक कंडीशन देख लेते हैं, हाँ एक कंडीशन देखते हैं हम परपेंडिकुलर का, एक देख लेंगे 180 डिग्री पे। अच्छा 180 डिग्री पे क्या हुआ, इसको समझिए, इसको भी 180 में क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब कि इधर से खींच रहे हैं, दूसरा वाला इधर से खींच रहे हैं। जब इधर से अगर दोनों बल अगर हमारे बराबर हो जाएंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो कहीं जाएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं ना। अगर बॉडी जो है रखी गई है, अगर यहाँ पे बॉडी अगर है, एक इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहे हैं, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी हिलेगी, कहीं जाएगी कि इसका रिजल्टेंट मतलब ये बॉडी की डायरेक्शन में जाएगी, कहीं जाएगी कहीं नहीं जाएगी, ये बॉडी क्या होगी, स्टैटिक्स रुकी रहेगी। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इसको भी करके देख लीजिएगा। ओके, जब दोनों फोर्स इक्वल हो और क्या हो, उनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, तब उस कंडीशन में क्या होगा। ओके, अब सीखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कंडीशन सीख लेते हैं। मतलब ये
इसके बीच का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। डायरेक्ट ऐसे ही बता देते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा हमारा 90। अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो ये 90 होगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, बस ये 0 हटा दें इसको, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये क्या होगा P1 sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होता है। तो मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 90 है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सब बोल रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर वीडियो देख लेंगे तो मान भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख लेंगे अच्छे से। तो इसका वैल्यू कितना होगा P2 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, अपान में तो मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, तो P1 प्लस P2 cos डिग्री का वैल्यू कितना होगा P2 जो है cos 0 का वैल्यू cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 0 होता है, तो ये कितना होगा P1 प्लस P2 की जगह पे 0 जाएगा, मतलब ये क्या आएगा हमारा, इसका रेशियो आएगा tan इनवर्स इतना, ओके, tan इनवर्स P2 बाई P1। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कुछ जो स्पेशल केसेस हैं, जब अगर दोनों फोर्स क्या हो इक्वल हो तो उस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों हमको ऐसे ही कुछ डाटा मिल जाएगा कि एक फोर्स इतना है दूसरा फोर्स इतना है, तो रिजल्टेंट जैसे न्यूमेरिकल हमको इसमें करना है इस टॉपिक पे, तो हमको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बस वहीं आएंगे और दोनों बल दे देंगे हमको कि ये फोर्स इतने न्यूटन का है दूसरा फोर्स इतने न्यूटन का है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो हम लोग इस फार्मूले से रिजल्टेंट निकाल देंगे, इस फार्मूले से इसके बीच का एंगल निकाल देंगे और हमको दे देगा दोनों फोर्स का रेशियो दे देगा, दो फोर्सेस का, और उनके रिजल्टेंट और किसी फोर्स से रेशियो पूछ देगा तो उसको भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस हमको यही इसी फार्मूले पे रख के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ओके, ये हमको कंडीशन दिमाग में याद होनी चाहिए और नहीं, ये हमको फार्मूले दिमाग में याद होने चाहिए, और जो स्पेशल कंडीशंस हैं कुछ जैसे 0 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 60 ये भी नहीं पूछेगा, 0 पूछेगा, 90 पूछेगा, 180 डिग्री पूछेगा, 360 भी नहीं पूछेगा। ओके, तो यही सब पूछेंगे बस। तो आपको ये सब कंडीशन आप अगर उसको फील करते होंगे रियलिटी में, तो फील करके अगर समझते हुए अगर चल रहे हैं तो दिक्कत उसमें भी नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो बाकी के लिए तो ये फार्मूला हमारा है, यही फार्मूले से कुछ भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं इस टॉपिक पे। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हम उसको बता ही चुके हैं, तो आइए उसको भी कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए बेसिक्स। ओके, इसके बाद सीखते हैं हम लोग कि इसका कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे। ओके, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन दिया गया हमको, दो बल जिनके मान 240 न्यूटन तथा 200 न्यूटन है किसी बिंदु O पर कार्य कर रहे हैं। यदि इन बलों के बीच का कोण 30 डिग्री है तो इनके परिणामी ज्ञात कीजिए तथा दोनों बलों के परिणामी द्वारा बनाए गए कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको बल हमको दे दिए हैं 240 न्यूटन और 200 न्यूटन। ओके, तो ये क्या हमारे दो बल हैं, मतलब P1 और P2 का मान हमें दे चुके हैं, P1 इक्वल टू और P2 इक्वल टू दिए चुके हैं हमें, और हमें इनके बीच का कोण भी दे दिया है ना, कितना डिग्री दिया हमको 30, मतलब हमें थीटा का वैल्यू हम भी हमको दे चुका है, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 30 डिग्री। अब P1 का वैल्यू हमारा ले लेते हैं 240 न्यूटन और P2 का वैल्यू कितना है हमारा 200 न्यूटन। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट, परिणामी ज्ञात कीजिए। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमारा क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। तो आप इसमें बस डाटा रख के निकाल सकते हैं, इसके लिए कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो इसको करके हम दिखा देते हैं आपको कैलकुलेटर से ही। ओके, तो R इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, अंडर रूट में P1 का स्क्वायर मतलब 240 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 240 इंटू 200 इंटू cos 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और याद रहे जो इसका वैल्यू कैलसी से निकालते हैं ना कैलकुलेटर से, इसको मैकेनिक्स में जो भी पढ़ेंगे या मैथ्स में इसी सेमेस्टर में जो आप लोग को मिलेगा सिम्पसन समलाम्बी ये सब जो भी रूल मिलेगा, 1/3 सिम्पसन 1/3 और लॉ सिम्पसन 3/8 लॉ रूल। ओके, तो भी जो भी करने होंगे जो पॉइंट दशमलव को 4 स्थान तक मान लिखे जाते हैं। ओके, जितने दशमलव को ज्यादा मान जितने स्थान तक लिखेंगे उतने एक्यूरेट आता है,
और लेकिन मैकेनिक्स में जो भी पढ़ेंगे हम लोग दशमलव के 4 स्थान तक ही मान इसका रखेंगे, इसलिए कैलकुलेटर यूज किया जाएगा। अगर नॉर्मली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेशन करने में कैलसी यूज किया जाता है हम लोग को करने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग का जो स्टडी करने का वे है, बस इसमें क्या करना होता है, हम लोग बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट अगर हम सीखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और इंजीनियर का मतलब ही क्या होता है यार, लॉजिक लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना, न कि ये पूरा हर चीज माइंड में भरा हुआ है, सब कैलकुलेशन जल्दी कर रहा है, इन सब से नहीं कुछ होने वाला है। और स्मार्ट वर्क चल रहा है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ही यूज करेंगे। देखिए दिख रहा होगा नहीं यार, अंडर रूट में ब्रैकेट लगा देंगे, 240 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस, दिख रहा है कि नहीं, प्लस ये लिखेंगे 2 इंटू 200 इंटू 240 इंटू कॉस 30 डिग्री। ओके, ब्रैकेट पर इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कितना है हमारा, दिख रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा है मैंने। कितना हमारा देखिए 425.1334346 मिला कि नहीं मिला। तो ये कितना हमारा वैल्यू आया है, इस वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसका रूट में हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आया है, 425.1334, लेकिन दशमलव के 4 स्थान तक लिखा जाता है। तो ये है हमारा रिजल्ट। ये कितना है, ये न्यूटन में था सब, ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, तो ये भी कितना है, किसमें आएगा, न्यूटन। किलो न्यूटन में रहा तो किलो न्यूटन में आता, न्यूटन में है तो न्यूटन में आया। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसके बीच का एंगल। इसके बीच के एंगल के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स P2 sin थीटा अपान P1 प्लस P2 cos थीटा। ओके, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, P2 का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 200 साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री अपान में P1 का वैल्यू 240 प्लस 200 cos 30 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू निकाल के हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं, इसका वैल्यू निकाल देते हैं हम, निकाल के दिखा रहे हैं वो कितना आ रहा है। ओके, 30, इसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू जो इसका कैलकुलेशन किया है, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद देखिए कितना आया है, दिख रहा होगा। अब देखिए इसका वैल्यू जो है लिख देते हैं इसमें, इसका वैल्यू जो आया हमारा कितना आया, 0.2420। ओके, तो इसका वैल्यू थीटा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेटर होता है इसमें देखिए, अगर शिफ्ट हम दबा देते हैं शिफ्ट, तो ऊपर वाला वैल्यू लिखा जाने लगता है। इसके ऊपर देखिए tan जो होता है इसके ऊपर tan इनवर्स, ये है, दिख नहीं रहा, फोकस नहीं कर रहा है। ओके, तो tan इनवर्स किसका वैल्यू निकालना है हमको, 0.2420, इसका वैल्यू आया। देखिए इसका वैल्यू निकाल दिए हम, इसका वैल्यू कितना आया है, देखिए दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया, बोल दे रहे हैं हम 13.6040। तो कितना आया, 13.6040, कितना है, इतना डिग्री आया है। ओके, समझ लेते हैं इसको। दो फोर्सेस हैं, एक 240 न्यूटन का है और एक कितना का है, 30 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, ठीक ना। तो एक कितना है हमारा 240 न्यूटन और एक कितना है 240 न्यूटन और सेकंड क्या है हमारा 200 न्यूटन। अब देखिए ये आखिर ये बोला है 13 डिग्री आ रहा है, 13 डिग्री। ये देखिए अब समझिए किस तरह कहाँ पे लग रहा है, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन जो हम निकाले हैं ना, जो हम एंगल निकालते हैं, ये अल्फा, ये हम किसको निकालते हैं, ये जो निकालना है इससे निकाला जाता है ना, बेस वाले से। मतलब बेस वाले को अगर फर्स्ट वाला एंगल माने, मतलब फर्स्ट वाला हम लोग फोर्स माने रहता है तब, लेकिन इसमें जब ऐसे हम लिख देंगे ये 240 ही है ना, तो इससे हमारा इस डायरेक्शन में कितने बनाएगा, ये कितना बनाएगा हमारा 13 डिग्री, 13 नहीं। और देखिए दोनों फोर्स अगर बराबर आते हैं तो कितने अंश का 15 डिग्री बनाता है, मतलब डायरेक्ट बीचों बीच। और लेकिन ये फोर्स ज्यादा है तो इसके तरफ ज्यादा चला गया। ओके, इसे एकदम ऐसे ना हो गया, क्या है कुछ इस टाइप से कुछ ऊपर चला गया, फोर्स ज्यादा है तो सिंपल सी बात है अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही खींचेगा फोर्स लगा के, बस यही है। इसका एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, एक और क्वेश्चन मात्र करते हैं, इसमें हम लोग को पूरा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब फिर कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल वाला और ये पॉलीगॉन। ओके, देखिए हमको क्वेश्चन दे दिया है, दो बलों के मान 3:5 के अनुपात में है, कम मान वाले बल से समकोण बनाता परिणामी बल
के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा लैंग्वेज इसका चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज चेंज किया, हमको घबराना नहीं है। इसे क्वेश्चन में दे दिया हमें इसका अनुपात कितना 3:5 के अनुपात में, मतलब हमारा P1 कितना होगा, P1 इक्वल टू 3x, तो P2 इक्वल टू कितना होगा 5x। इसमें छोटा बल ये होगा, बड़ा वाला बल ये होगा के मान से समकोण बनाता परिणामी बल, मतलब छोटे वाले बल से समकोण बनाता है कौन सा बल, परिणामी बल। और हम ये देखे हैं उससे पहले हम जो सीखे हैं उसका डेरिवेशन वगैरह भी किए हैं हम। पैरेललोग्राम वाला तो देखें, जो फोर्स वाला जो पहला वाला फोर्स था नीचे था, सेकंड फोर्स ऊपर की तरफ था, मतलब ऐसे था, तो मतलब उसके बीच का जो एंगल वाला निकालते थे हम लोग, तो जो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे। रिजल्टेंट और किसी एक फोर्स का बीच का जो एंगल था उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, न कि थीटा से। थीटा से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, बलों के बीच, दोनों बलों के बीच का एंगल हम थीटा से, और एक रिजल्टेंट और एक बल के बीच का एंगल हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है, अल्फा का वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, तो अल्फा का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। अब ये देखिए ये पता है जब हमें ये अल्फा और फोर्स में रिलेशन कुछ पता है हमको, तो एंगल वाला जो फार्मूला पता है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू P2 साइन थीटा अपन P1 प्लस P2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारा P2 cos थीटा, P2 sin थीटा, तो P2 का वैल्यू 5x sin थीटा अपान में P1 का वैल्यू 3x प्लस 5x cos थीटा। ओके, अब देखिए tan 90 का वैल्यू कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये भी, ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब अनडिफाइंड होने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अपान में क्या होना चाहिए, जीरो। उसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब इसको भी अनडिफाइंड करने के लिए इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो ये कितना होगा हमारा 3x प्लस 5x cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो ये कितना होगा 5x cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, इधर है तो माइनस में माइनस 3x, तो cos थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, माइनस 3x बाई 5x। तो ये कैंसिल, x से x कितना आएगा, cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, cos थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 3/5। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, अब रिजल्टेंट cos थीटा का वैल्यू निकल गया, अब रिजल्टेंट का वैल्यू, तो रिजल्टेंट r इक्वल टू कितना होता है हमारा, अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। r इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट में P1 का स्क्वायर मतलब इसका 3x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस P2 का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस 2P1 P2। तो P1 का वैल्यू कितना है हमें, P1 का वैल्यू 3x इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस थीटा को हमको पता है, हाँ पता है, माइनस 3/5 माइनस 3/5। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट में 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 3 18 माइनस में आएगा ना, प्लस माइनस 18x स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट में इसका वैल्यू 16 में से ये इसका वैल्यू 34 में से 18 गया तो कितना आएगा 16x स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4x। तो r का वैल्यू कितना मिल गया हमें 4x, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना मिल गया हमको 4x। तो इसका किसके साथ रेशियो बताना था, बड़े बल वाला, तो बड़ा बल हमारा कितना है हमारा 5x, तो 5x से इसका रेशियो बताना है, तो किसके साथ कौन नीचे रखना है, बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला नीचे रहना चाहिए। तो बड़े बल से रिजल्टेंट का वेक्टर का वैल्यू बताना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब ये मतलब बड़ा वाला बल जो P2 रेशियो r का वैल्यू पूछा है, तो P2 का वैल्यू 5x रेशियो 4x, तो x से x कैंसिल, तो कितना मिलेगा हमारे 5:4। ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हमको समझ में आएगा। अगर रिस्पांस मिलेगा तभी तो हमको समझ में आएगा कि हमारा लेक्चर समझ में भी आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके जरूर से बताइए, अगर तभी हम जानेंगे कि हमारी ये जो
पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा मिल रहा है, मतलब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है इसका। ओके, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, दो बलों के बीच का कोण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बलों के बराबर है। इसको खूब अच्छे से सोच समझ कीजिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आप बता सकते हैं तुरंत। ओके, तो करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।